हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पेपर नंबर 1 का विभाग नंबर सी, पेपर नंबर 1 का विभाग नंबर सी गाला असाइनमेंट 2026। तो भाई विभाग नंबर सी करने से पहले पहला नंबर वीडियो है, इसीलिए इसमें विभाग नंबर सी का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। हर वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा, और प्लीज वीडियो में इंट्रोडक्शन तो पहले देख ही लो, डायरेक्टली सवाल मत देखना, पहले इंट्रोडक्शन देख लो, आपको बहुत सीख मिलेगा। इंट्रोडक्शन ध्यान से देखो। विभाग नंबर सी 12 नंबर का आता है। क्या आपको 12 में से 12 लाने हैं? हाँ लाने हैं ना, तो ध्यान से सुनो कैसे लाने हैं। पहले समझो, अकाउंट में दो पार्ट होता है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट नंबर 1 से एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। 12 नंबर का सेक्शन है, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न है, तो 3 चौक के 12, यानी हमें 4 प्रश्न करने। कितने करने? 4। तो सबसे पहले पार्ट 1 से एक प्रश्न आएगा, पार्ट 4 से एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, पार्ट 7 से 2 प्रश्न आएगा, यानी 3 3 6 नंबर, यानी घुमा फिरा के 1 2 और 2 2 4। यानी अगर आप भाग 1 की तैयारी कर लेते हो ना, सिर्फ 3 पार्ट का, 1 4 और 7 का, तो आपके सेक्शन सी में 12 में से 12 आएंगे। उसके बाद भी ऑप्शन है, पार्ट 2 में पार्ट नंबर 2 में से 2 प्रश्न आएंगे, इसको भी आप टारगेट बना सकते हो। यानी कुल 1 2 2 2 4 2, यानी 6 प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न आपको करने हैं, राइट। अब मैंने आपको ये तो बता दिया। आप बोलोगे सर आपने वो बात नहीं बताई, कैसे 12 में से 12 लाएंगे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके लिए भी सब कुछ प्रिपेयर है। पार्ट 1 में पार्ट नंबर 1 स्वाध्याय के 11 सवाल प्लस गाला कर लो, 100% आपका सही जाएगा। ठीक है, मैं तो बोलता हूं अगर आप गाला के 6 पेपर में 6 सवाल होगा, वो 6 सवाल की भी तैयारी कर लोगे तो 6 सवाल में से एक सवाल फंस जाएगा। फिर भी लोगों के मन में डर रहता है। स्वाध्याय के 11 सवाल, उदाहरण के 11 सवाल, या तो आप स्वाध्याय के 11 सवाल की प्रैक्टिस कर लो, या तो उदाहरण 11 में से एक, और बहुत आसान है 11 सवाल, उसकी प्रैक्टिस कर लो आप। समझ में आ रहा है ना? तो आपको एक सवाल तो आप यही करोगे। पार्ट 4 जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ का अनुपात, त्याग का अनुपात, ये दोनों सवाल तो आपको अच्छे से आता है। हर एक कमजोर बच्चों को ये सवाल आता है, लाभ का अनुपात और त्याग का अनुपात। और उसी में उदाहरण में और स्वाध्याय में, आई थिंक स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 12 या 10 है, जो रोजनामचा है, जिसमें अनामत दिया रहता है, रोजनामचा लिखना रहता है। लाभ हानि खाते के कोष्टक में उधार बाकी रहता है, तो लाभ हानि को जमा कर देने का, बाकी समय सबको उधार करने का, राइट। तो कहने का मतलब है, लाभ का अनुपात त्याग का अनुपात का सवाल तो सबको आता है, रोजनामचा सिर्फ एक ही है। स्वाध्याय का कर लो तो उदाहरण वाला आ जाएगा, उदाहरण कर लो तो स्वाध्याय वाला आएगा। थियरी भी कभी कभी बोर्ड में पूछ सकता है, बट थियरी का भी टेंशन नहीं है। थियरी का पूछेगा तो लाभ का अनुपात या त्याग के अनुपात पर टिप्पणी पूछेगा, वो भी आप पढ़ लेना। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आप एक प्रश्न ये कर सकते हो, और 99% यही आएगा। लाभ और त्याग के अनुपात का सवाल 99% यही आएगा। तो बस 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए, अब करने 2 और है। अगर पार्ट 7 को टारगेट बनाते हो तो पार्ट 7 से 2 प्रश्न आएंगे। अब 2 प्रश्न क्या हो सकते हैं? अगर सवाल होगा तो सवाल पूरे किताब में एक ही है, अमर और अकबर वाला। तो अमर अकबर का सवाल सीख लो, सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया। रोज नामचा तो आपको आता ही होगा। रोज नामचा में वो रोज नामचा सबसे ज्यादा पूछेगा जिसमें रोकड़ खाता उधार होता है या रोकड़ खाता जमा होता है। ठीक है, सही गलत भी पूछेगा, या तो थियरी पूछेगा। तब आपके दिमाग में मंडरा रहा होगा सर मैं क्या करूं पार्ट 7 के लिए। मैं बताऊं आपको क्या करना है। पार्ट नंबर 7 के जो 2 सवाल आएंगे ना, गाला में 6 पेपर है, 2 छंग 12 सवाल हुए। कितने टोटल? 12। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो 12 की तैयारी कर लोगे ना, आपके बोर्ड में 2 पक्का फंस जाएंगे, 100% फंस जाएंगे। 13 साल से पढ़ाता हूं मैं, 13 साल से देख रहा हूं ये चीज। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब पार्ट नंबर 7 जो है टारगेट बना लो इसको,
अब आप बोलोगे 13 साल पहले ये किताब थी कि नहीं, अरे ये किताब नहीं थी, दूसरी किताब थी, बट गाला का पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको किस तरह से है। तो इसके लिए तो भाई पार्ट नंबर 7 के लिए स्पेशली क्या तैयार कर लो, गाला ही तैयार कर लो, ठीक है। अब आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है पार्ट 2 में, पार्ट 2 डिबेंचर, इसमें रोजनामचा आएगा। अगर आपको रोजनामचा आता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद एक थियरी आएगी, छेल्ला नंबर जो होगा इसका क्वेश्चन थियरी। तो मैं बोलता हूं हर पेपर में गाला में थियरी है छेल्ले में। अगर आपने 6 के 6 थियरी याद कर लिए ना, तो एक थियरी तो पक्का फंसेगा। तो मैं तो यही बोलूंगा भाई कि ये एक थियरी लिख देना। मैं बोल रहा हूं, मेरा चीज समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक थियरी लिख देना। देखो एक प्रश्न हो गया, पार्ट 7 को टारगेट बना लो भाई, राइट। अगर मान लो इसमें से आप एक कर रहे हो तो 2 तो हुआ, मान लो सवाल कर रहे हो रोजनामचा जो भी आए, अगर दोनों आए तो अच्छी बात है भाई। लाभ का अनुपात त्याग का अनुपात पक्का करोगे, 3 तो हो ही गए। अब इसमें से एक कर लो, या तो पार्ट 7 को ही टारगेट बना लो, तो जिससे आपका 12 में से 12 नंबर पूरे आने के चांसेस है। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को ये समझ, इंट्रोडक्शन था, बहुत जरूरी था। सब पेपर में ये इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यही दिया जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31, रोहित, विराट और अनिल समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी कुल पूंजी 3 लाख है, उनके पूंजी का प्रमाण 2, 3, 5 है। भाई पूंजी का प्रमाण 2, 3, 5 है। इस सवाल में हम पूंजी के प्रमाण को ध्यान में लेंगे क्योंकि सवाल में पूंजी दिया है। पेढ़ी पूंजी पर वार्षिक 6% ब्याज चुकाती है। विराट को पूंजी पर ब्याज सहित रकम 45,400 मिला है, ठीक है। यही मेन है कि विराट को पूंजी पर ब्याज सहित रकम 45,400 मिला है। साझेदार रोहित और अनिल के पूंजी पर ब्याज सहित रकम ज्ञात करो। तो सवाल में आप समझो, सवाल में सबसे पहले 3 लाख पूंजी दी है, पूंजी का प्रमाण 2, 3, 5 दिया है, 6% क्या करना है, वार्षिक ब्याज चुकाना है, पीढ़ी चुका रही है। तो इसको हल कैसे करेंगे पहले समझो। विवरण, रोहित, विराट और अनिल। सबसे पहले पूंजी 3 लाख है तो 2, 3, 5 के प्रमाण में पूंजी बांट दो। यानी 3 लाख पूंजी है ना, तो 3 लाख को कैसे बांटना है, तो दिमाग लगाओ। जैसे कि 3 लाख है तो 3 लाख गुणे में 2 कर दो। एक मैं बता दे रहा हूं आपको इस तरह से, जैसे 3 लाख की पूंजी है तो 3 लाख गुणे 2, यानी रोहित का निकाल रहा हूं, और बटे में 2 और 3 5, 5, 5, 10। अब 3 लाख में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 लाख, और बटे में 10 करेंगे तो कितना आएगा विद्यार्थी मित्रों, 60,000। इस तरह से 3 लाख गुणे 3 बटे में 10, 90,000। 3 लाख गुणे 5 बटे में 10, 1,50,000 आ गया। अब आपको पता है पेढ़ी 6% ब्याज चुका रही है, तो 6% ब्याज गिन लो। 60,000 का 6% गिनो 3,600, 90,000 का 6% 5,400, 1,50,000 का 6% 9,000। ये सबको मालूम पड़ गया। उसके बाद लास्ट कोष्टक आएगा पूंजी पर ब्याज सहित रकम। तो विराट को 45,400 मिलता है, ये क्लियर है। विराट को पूंजी पर ब्याज सहित रकम 45,400 मिलता है, ये क्लियर है। तो ये 45,400 यहां लिख दिया। अब इस 45,400 में से ये 5,400 घटा दो तो 40,000 आया। ये 40,000 वितरण पात्र लाभ है। क्या है, वितरण पात्र लाभ। तो एक क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ 1-1-1 में रहेगा हमेशा। किस में रहेगा, 1-1-1 में। अगर यहां 40 है तो यहां पर भी क्या दे देंगे, 40, क्योंकि 1-1 मतलब सब समान है। अब ये तो क्लियर, विराट तो क्लियर हो गया। अब रोहित कैसे क्लियर होगा, तो 40,000 में 3,600 जोड़ दो 43,600, और 40,000 में 9,000 जोड़ दो तो 49,000। और यहां भी चेक कर लो कॉन्सेप्ट, 40,000 में 5,400 जोड़ते हैं तभी इतना आता है। तो नोट, पूंजी पर ब्याज सहित रकम रोहित को कितना मिला, 43,600, अनिल को कितना मिला, 49,000। तो क्लियर कट ये सवाल कंप्लीट हुआ। ओके, सवाल कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, राइट। चलो आगे देख। 32, आजू बाजू और काजू एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि का प्रमाण 5, 4, 3 है। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि का नया प्रमाण 2, 2, 1 निश्चित किया है। इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण निश्चित करो।
भाई लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जानो कि जो पहले दिया गया होता है, जो पहले दिया गया होता है वो पुराना प्रमाण होता है, और जो बाद में दिया गया होता है वो नया प्रमाण। इसको रट लो, जो पहले होगा वो पुराना प्रमाण और जो बाद में होगा वो नया प्रमाण। हमें ज्ञात करना है लाभ का प्रमाण। तो साझेदार का लाभ का सूत्र होता है नया भाग माइनस पुराना भाग। पहले आजू का निकालेंगे, फिर बाजू का निकालेंगे और फिर काजू का निकालेंगे। अब आजू का कैसे निकलेगा ध्यान दो। सूत्र आपको पता ही है, नया माइनस पुराना। अब ये रहा नया, 2 2 4 1 5, तो 2/5, पहला नंबर 2/5 और इधर 5 4 9 3 12। यहाँ पे क्या आएगा 5/12, यहाँ 2/5 फिर 5/12, तो 2/5 माइनस 5/12। करना क्या है अब कि 12 में 2 का गुणा करो, 24 माइनस 5 में 5 का गुणा करो 25, फिर बट्टे में 5 में 12 का गुणा करो, 5 में 12 का, तो 12 पंजे 60। 24 में से 25 गया -1 बट्टे में 60। लाभ का प्रमाण ज्ञात करो, उत्तर माइनस में आए तो त्याग होगा। क्या होगा त्याग। अब बाजू का निकालो। अब तो समझ में आ गया, इधर देखो 2 है तो 2/5, यहाँ 4 है तो 4/12, तो 2/5 माइनस 4/12। अब 12 का गुणा 2 में करो 24, माइनस 5 का 4 में करो 20, फिर 5 का 12 में करो 60, तो 24 में से 20 गया 4, 4/60। अब उत्तर प्लस में आया है तो क्या आएगा लाभ। काजू का निकालते हैं। काजू का कितना है भाई 1 है तो 1/5 और यहाँ 3 है तो 3/12, 1/5 माइनस 3/12। 12 का गुणा 1 में करो 12, माइनस 5 का 3 में करो 15, बट्टे में 5 का 12 में करो 60, तो 12 में से 15 गया तो -3 बट्टे में 60। माइनस में उत्तर आया तो त्याग। ओके ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन है, राइट। पूरा यहां से लेके यहां तक ऐसा स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हो, राइट, अगर आपको पीडीएफ बनाना हो तो। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, निम्न व्यवहारों का पेढ़ी के विसर्जन से संबंधित रोजनामचा लिखो विवरण के बिना। रोजनामचा लिखना है लेकिन विवरण के बिना लिखना, तो विवरण की कोई जरूरत नहीं है। ओके, पहला है विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान 8 लाख विनियोग 2 लाख दर्शाया गया है, उनके क्रमशः 9 लाख और 1.5 लाख मिले हैं। इस चीज को समझो। पहले इसका 2 एंट्री होगा, जमीन मकान विनियोग का अलग करो और उसके लाभ का अलग करो। पहले जमीन मकान और विनियोग क्या है, संपत्ति है। तो बेटा संपत्ति जब भी दिया हो ना तो संपत्ति को जमा करने का, वसूली खाता उधार करने का, एकदम क्लियर कट। ठीक है, अब देखो रोजनामचा। रोजनामचा तो बनाने आपको आता ही है, तारीख विवरण खाता प्लस उधार जमा। भाई देखो पहला वसूली खाता उधार, जमीन मकान को जमा कर दो, विनियोग को जमा कर दो। संपत्ति को जमा करने का वसूली खाता उधार। जमीन मकान 8 लाख दिया है और विनियोग 2 लाख दिया है, 8 लाख 2 लाख को जोड़ दो 10 लाख हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला है ध्यान से समझो, उनके क्रमशः 9 लाख और 1.5 लाख मिले हैं। मिले हैं तो रोकड़ आएगी, आए तो उधार, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा। जब भी रोकड़ आए तो रोकड़ ओब्लिक बैंक उधार वसूली जमा करने का, रोकड़ जाए तो वसूली उधार और रोकड़ ओब्लिक बैंक जमा करने का। यहां रोकड़ आ रही है तो आए तो उधार, तो देखो यहां पर दूसरा नंबर रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा। ठीक, पहले वाले का ही मैं करा रहा हूं। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए भाई, 9 लाख और 1.5 लाख 10 लाख 50,000 एक बार में लिख दो, 10 50 10 50, कंप्लीट हो गया। पहला नंबर पूरा हो गया भाई। दूसरा नंबर देखो, बही में ख्याति दर्शाई गई नहीं है परंतु विसर्जन के समय उसकी बिक्री से 50,000 मिले। भाई नहीं दर्शाई गई है तो कोई बात नहीं है, बट उसको बेचने से उसको बिक्री से 50,000 मिले तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक उधार वसूली जमा। चेक कर लो दूसरे नंबर का, रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार वसूली खाता जमा 50,000 50,000। भाई क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, आयकर की जिम्मेदारी 30,000 चुकाना है, यह निश्चय हुआ है और जो बही में नहीं लिखा है बट उसे चुका दिया है। भाई चुका दिया है तो एंट्री करना पड़ेगा, और चुका दिया तो रोकड़ जाएगी। अब रोकड़ ओब्लिक बैंक क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्योंकि आए तो उधार जाए तो जमा। तो अब क्या हो जाएगा, रोकड़ ओब्लिक बैंक जमा, तो वसूली खाता क्या हो जाएगा उधार। कितना भाई 30,000 और 30,000। तो ये कंप्लीट हो गया विद्यार्थी मित्रों। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ, ये रोजनामचा हमारा है, राइट, ये हमारा कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट 34 क्या देखते, साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई गई निम्नलिखित बाकियों का निपटारा कैसे करेंगे। अलग अलग बाकियां उसका निपटारा करना है। सबसे पहला है सामान्य अनामत, दूसरा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड और तीसरा है घिसाई फंड। ठीक है, अब सबसे पहले सामान्य अनामत का क्या होगा, तो सामान्य अनामत खाता उधार और साझेदारों का पूंजी ओब्लिक चालू खाता जमा। कोई भी अनामत हो उसे उधार करते हैं और साझेदारों का पूंजी ओब्लिक चालू खाता जमा करते हैं। लेकिन अगर किसी अनामत के कोष्टक में अगर उधार बाकी लिखा हो तो ऐसे समय पे उस अनामत को जमा कर देंगे और साझेदारों का पूंजी ओब्लिक चालू खाता उधार कर देंगे। ठीक है, फिर देखो ये भी कारीगर अकस्मात, ये देखो आप कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, ये भी अनामत है। सिंपल सेम टू सेम, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार और साझेदारों का पूंजी ओब्लिक चालू खाता जमा। ओके, क्लियर कट हुआ। उसके बाद है घिसाई फंड। तो भाई घिसाई संपत्ति पर लेखा किया जाता है, एक प्रकार का खर्च है, राइट। तो घिसाई फंड खाता हमेशा उधार करेंगे, राइट, और वसूली खाता क्या करेंगे, जमा। तो विद्यार्थी मित्रों ये भी हमारा कंप्लीट, ओके, राइट, कंप्लीट हुआ। चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, राइट, इसमें ध्यान देना थोड़ा। अदिति लिमिटेड तारीख 1/6/2018 के दिन प्रति रोज 200 का ऐसे 8% के 10,000 के डिबेंचर ₹5 प्रीमियम से प्रकाशित किए, जहां तारीख 31/5/2023 के रोज प्रति डिबेंचर 220 की कीमत से वापस किया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये चीज को समझना है, ये बहुत जरूरी चीज है। प्रीमियम से प्रकाशित किया गया है और 220 के कीमत से वापस, तो मूल कीमत 200 है, यहां 220 कर दिया है, तो मूल कीमत से ज्यादा मतलब प्रीमियम। यानी इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, ये सवाल में प्रकाशन भी प्रीमियम से हुआ है और वापस को बोलते हैं अकाउंट की भाषा में शोधन। क्या बोलते हैं भैया, शोधन। यानी क्लियर है कि इसमें प्रकाशन भी प्रीमियम से हुआ है और शोधन भी प्रीमियम से हुआ है। तो ऐसे समय पे एक रोजनामचा बताऊं, आप उसे रट लो। जब भी प्रकाशन प्रीमियम से हो और शोधन भी प्रीमियम से हो तो रोजनामचा रट लो। अब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, ये रहा आपका रोजनामचा। रोजनामचा कुछ ऐसे होगा, बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन आवंटन जमा। दूसरे में क्या होगा, यही डिबेंचर आवेदन आवंटन जो जमा किया उसे क्या कर दो, उधार, और डिबेंचर से नुकसान खाता उधार, डिबेंचर खाता जमा, डिबेंचर प्रीमियम अनामत खाता जमा और डिबेंचर प्रीमियम वापसी खाता जमा। इसे रट लो। और एक और है, ये तो आपका पहले नंबर 1/6/18 का है एंट्री। फिर 31/5/23 में जब वापस करेगा तो उसके लिए भी एंट्री है, डिबेंचर खाते उधार। कैसे, ये जो डिबेंचर खाता जमा किया था इसे क्या कर देने का, उधार, और डिबेंचर प्रीमियम वापसी खाता भी उधार कर देने का, राइट, क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम वापसी क्या किया है, जमा। और लास्ट में लिखेंगे डिबेंचर धारी खाता जमा। और एक एंट्री और लिखेंगे, ये जो डिबेंचर धारी जमा हुआ है उसे उधार करके रकम कहां ले जाएंगे, डिबेंचर धारी का बैंक खाता। तो ये आपको एंट्री आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री आपको आएगा तो ही कुछ होने वाला है, अदरवाइज तो नहीं होने वाला। इसलिए बोल रहा हूं ये सवाल को ना करके दूसरे सवाल पे अटेम्प्ट करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको बताऊं मैं आपको कि आपका डिबेंचर 10,000 का है और 200 यानी 100 का मूल कीमत पे होता है, यानी 100 समझ लो 2 बार 200। और तुम्हारा जो प्रीमियम दिया है वो कितना दिया है, 5 दिया है, यानी 5 दिया है तो 500 पर होगा। तो 200 पे कितना होगा, 5 5 10, यानी घुमा फिरा के जो 200 है वहां 210 कर देना, यानी 10,000 का गुणा 210 से कर देना। 10,000 आपका डिबेंचर है, उसका गुणा 210 से करो तो आएगा 21 लाख। 21 लाख उधार, 21 लाख जमा। फिर डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता जमा हुआ 21 लाख से, तो उधार भी किससे होगा, 21 लाख से। फिर डिबेंचर से नुकसान, तो डिबेंचर से नुकसान कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, आपका डिबेंचर कितने का है, 10,000 का, और प्रीमियम का जो डिबेंचर से नुकसान ये निकाल भी सकते हो। देखो इसको भी मैं नहीं बता रहा हूं, पहले डिबेंचर खाता जमा कर दो। डिबेंचर खाता जमा कैसे करोगे, तो मैं बता रहा हूं, आपका डिबेंचर कितने का है, 10,000 का, उसमें 200 का क्या कर दो, गुणा कर दो मूल कीमत। कभी भी डिबेंचर का रकम निकालना तो मूल कीमत, यानी आपका देखो यहाँ मूल कीमत है 200, इसी से गुणा करने का हमेशा। तो 10,000 गुणे 200 कितना हो गया, 20 लाख हो गया। फिर डिबेंचर प्रीमियम निकालो, कैसे निकालेंगे, ये 10,000
और गुणे तुम्हारा डिबेंचर प्रीमियम कितना है, जो 5 दिया है 200 का है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, यानी 10,000 का क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, सॉरी 10,000 का, हाँ 10,000 का 10 से गुणा करेंगे। देखो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं आपको, ये देखो 5 प्रीमियम है ना, तो 200 है, तो 100 पे 5 और 100 पे 5, इस तरह से प्रीमियम को कितना मान लेने का 10 मान लेने का, ठीक है। तो 10 से गुणा करेंगे, 10,000 गुणे 10 कितना हो गया 1,00,000। फिर डिबेंचर प्रीमियम वापसी, डिबेंचर प्रीमियम वापसी में क्या करेंगे 10,000, और आपका डिबेंचर प्रीमियम वापसी दिया है, वापस वाला जो कंडीशन है ना, ये 220 की कीमत से वापस, तो 200 और 220, तो अंतर की रकम कितनी आई एक्स्ट्रा में प्लस में 20, तो 20 से गुणा कर देंगे भाई ना, क्या करेंगे इसको 20 से गुणा कर देंगे। 10,000 गुणे 20 कितना हो गया 2,00,000। अब करना क्या है, ये 21 लाख है, अब ये 20 लाख और 1 लाख 21 लाख और 21 लाख और 2 कितना हो जाएगा 23 लाख। अब ये कुल 23 लाख है, यहाँ 21 लाख है, तो 23 लाख में से 21 लाख घटाएंगे तो 2 लाख क्या हो जाएगा तुम्हारा डिबेंचर से नुकसान खाता। बोलो क्लियर। फिर क्या करना है, डिबेंचर खाते उधार, तो डिबेंचर खाता जमा 20 लाख से किया है, तो इसको भी उधार कर दो 20 लाख से। फिर इसमें है डिबेंचर प्रीमियम वापसी खाता उधार, तो डिबेंचर प्रीमियम वापसी देखो 2 लाख से जमा हुआ है, तो 2 लाख से उधार कर दो। फिर डिबेंचर धारी यानी 20 लाख में 2 लाख जोड़ दो तो 22 लाख। अब लास्ट डिबेंचर धारी खाता उधार बैंक खाता जमा, तो डिबेंचर धारी का रकम कितना है 22 लाख, तो 22 लाख 22 लाख, इस तरह से हुआ। ओके, तो ये हमारा हो गया रोजनामचा। समझ में आया, स्क्रीनशॉट भी बांट सकते हो आप, राइट। चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, लास्ट क्वेश्चन नंबर 36, शेयर और डिबेंचर के बीच अंतर बताओ। शेयर और डिबेंचर के बीच अंतर बताओ। तो सबसे पहले शेयर और दूसरा नंबर है डिबेंचर। शेयर क्या है, यह कंपनी के मालिकों की पूंजी है, शेयर कंपनी के मालिकों की पूंजी होती है, और डिबेंचर जो होता है ना, यह कंपनी की उधार ली पूंजी है। कंपनी जो पूंजी उधार लेती है ना उसे डिबेंचर कहते हैं, और कंपनी जो खुद के पूंजी को प्रकाशित करती है ना उसे शेयर कहते हैं। शेयर को प्रकाशित किया जा सकता है भैया, लेकिन डिबेंचर को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। भाई शेयर हमारी पूंजी हम प्रकाशित कर सकते हैं, डिबेंचर दूसरे से उधार लेके प्रकाशित करोगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा, इसमें शेयर होल्डरों को कंपनी लाभ देती है, यानी जो शेयर धारक है ना, जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी उनको लाभ देती है, लाभ। और ये डिबेंचर होल्डर यानी जो डिबेंचर धारक है ना, उनको कंपनी ब्याज देती है। अरे कायदेसर ब्याज देगी भाई, पैसा लिए हो तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चौथा, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, यानी जितने भी शेयर होल्डर शेयर धारक है वो कंपनी के मालिक है, और ये भाई ये सब कंपनी के लेनदार है, भैया हमारा पैसा दो हमारा पैसा दो, मतलब समझो कर्जा लिए हो, ऐसा समझ में आ रहा है, राइट। तो विद्यार्थी मित्रों कंप्लीट, ओके। इस तरह से हमारा अंतर भी हुआ कंप्लीट, और ये सेक्शन भी हुआ हमारा कंप्लीट। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों सभी को बहुत ही मजा आ रहा होगा। हिंदी माध्यम में गाला का जबरदस्त सॉल्यूशन, राइट, कम समय में। कितने लोग बोलेंगे भाई सर सॉल्व करा के बताओ, यार सबसे अच्छा मेथड है, मस्त सॉल्व करके समझा दिया आपको। टीचर की परिभाषा ये होती है कि किसी भी चीज को समझाओ तो बच्चों को समझ में आना चाहिए। समझाने का तरीका टीचरों का कोई भी हो, बट बच्चों को समझ आना चाहिए, बस यही टीचर का डेफिनेशन। जय हिंद, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। बाय बाय।